हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूँ दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया टॉपर्स का सीक्रेट। ठीक है, आपके अब तक जैसी भी आपकी स्टडीज रही है वो मैटर नहीं करता, बट अभी आप क्या कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। इस क्लास के सेशन की शुरुआत में आप कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हो कि आपको आने वाले जब एग्जाम्स आएंगे तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ले सको, राइट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हैंड रिटन नोट्स। आप बुक्स को जितनी मर्जी रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर लो, बट जो हैंड रिटन नोट्स की रिटेनिंग पावर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। आप खुद के लिखे हुए नोट्स, और मैं पेन एंड नोटबुक नोट्स की बात कर रही हूँ, डिजिटल नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जब आप पेन एंड नोटबुक से अपने नोट्स को खुद बनाते हो, खुद उस टेक्स्ट को पढ़ते हो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के उनको लिखते हो, उस चीज़ की वैल्यू ही अलग होती है। उस चीज़ में साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप चीज़ों को खुद लिखते हो तो आपका सारे के सारे सेंसेस जो हैं आपको उस चीज़ को रिटेन करवाने के लिए वर्क करते हैं, राइट। तो आपके दिमाग में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो इतने ज़्यादा प्रेशर में, जो चीज़ आपने खुद लिखी हुई है वो चीज़ आपको याद रहती है, वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहती है, राइट। और इससे और भी ज़्यादा, एक तो रिटेनिंग पावर बढ़ती है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको टाइम कम लगता है, टाइम कम कंज्यूम होता है। जैसे एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, ठीक है, साइंस का एग्जाम है, फिजिक्स भी रिवाइज करनी है, बायो भी करनी है। साइंस वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रिवाइज करनी है। अगर आप 11th 12th के बच्चे हो तो आपका एक सब्जेक्ट में ही इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, इतना ज़्यादा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए कि आप बुक उठा के हर एक लाइन को 2 दिन में कवर नहीं कर सकते। दैट्स नॉट पॉसिबल। या तो आप उसको नॉवल की तरह पढ़ लोगे या उसको रिटेन कर पाओगे, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि आप ऑलरेडी अपने नोट्स को बना के रखो, ठीक है, एक चैप्टर को, ठीक है, थोड़ा सा कम पेजेस में करके रखो, ठीक है। जैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने नोट्स में लिखो, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको अपने नोट्स में लिखो, ताकि आपको आगे, ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, वेदर इट्स मैथ्स, इट्स बायो, इट्स एसएसटी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है, राइट। सो सेल्फ नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जितनी जल्दी आप इसकी हैबिट डाल लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे आने वाली हायर स्टडीज़ के लिए भी। आप ग्रेजुएशन में जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, वहाँ पे आपको कोई भी टीचर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। वहाँ पे आपको क्लास में, जैसे आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको क्वेश्चंस एंड आंसर साथ में लिखाए जाते थे। अभी आप बड़ी क्लासेस में आ गए, आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखाए जाते, आप खुद से उन नोट्स को बनाओगे। जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा ऐसे हो जाएगी, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा नोट्स के लिए। तो अभी से अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि इन सालों के लिए, ये स्कूल टाइम के लिए, 9th 10th 11th 12th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट आगे आने वाली हायर स्टडीज़ के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला। ओके, सो बेटा देखते हैं सेल्फ नोट्स क्यों बनाए जाते हैं। आई थिंक उसके लिए मेरे को और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिनको इनकी इंपॉर्टेंस पता है उनको पता लग चुकी है। मैं हमेशा से सेल्फ नोट्स बनाती थी, हमेशा से, और हमेशा उस चीज़ का एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत ही फ़ायदा रहता था। 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, और आपके दिमाग में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो उस टाइम पे आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने लेफ्ट पेज पे लिखा हुआ था, इस पेन से लिखा था, मुझे ये आता है, मैं ये कर दूंगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है, वो आपको बुकिश लैंग्वेज में वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, राइट। ओके बच्चा, तो बेटा पहले देखते हैं कि सेल्फ नोट्स बनाते कैसे हैं, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, आप उस कंटेंट को कहाँ से लेके आओगे। क्या मैम सिर्फ एनसीईआरटी बुक से कंटेंट देख ले, सिर्फ उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसमें से देख लें, या कोई और रेफरेंस बुक्स भी देखें। सो जो मेरी पर्सनल चॉइस है, जो मैं करती थी, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप लेटेस्ट सिलेबस, राइट, अभी सीबीएसई सिलेबस भी अपना चेंज करा है, तो अगर आप फालतू की चीज़ें पढ़ने लग जाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो आपको पहले तो लेटेस्ट सिलेबस का आप अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक स्पेशली मेंशन्ड है, राइट। उन टॉपिक्स को आप बहुत ही ज़्यादा फोकस में डिटेल में पढ़ोगे, राइट। जो टॉपिक्स कम बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। पहली बात तो आपको लेटेस्ट सिलेबस देखना है कि आपका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपको देखनी है
कि ये सिलेबस है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, चैप्टर वाइज मिल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उठाओगे वहाँ पे आपने देखना है कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में से रिपीटेडली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देख लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको एकदम से पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 80 to 90%। उनको प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे बिल्कुल सेम रहता है, राइट? ओके, सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, उन क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। फिर आपको ये जो लेटेस्ट सिलेबस है इसमें से आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लेने हैं। दिस इज योर टास्क। लेटेस्ट सिलेबस देखा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लिया। आफ्टर दैट आपने जाना है अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर आपने नोट्स बनाने कैसे हैं, आपने सिलेबस देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए कि इन टॉपिक्स का मुझे फोकस बहुत ज़्यादा रखना है, इसमें मुझे डिटेल में पढ़ना है। ऐसा ना हो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही फटाफट से कर दो कि ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको साइड पे रखो, फिर तो कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, सेकेंड इज वीडियो लेक्चर्स या आपकी क्लास नोट्स, आपकी टीचर्स के नोट्स। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। टीचर्स अपनी इतनी सालों की मेहनत, ठीक है, उसका निचोड़ आपको ऐसे पकड़ा देते हैं, सौंप देते हैं, तो हम उस चीज़ को तो बिल्कुल कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टीचर आपको पसंद है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आता है, उन टीचर के नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस टीचर ने अपनी बहुत सालों की मेहनत उन नोट्स में कहीं ना कहीं छिपा देते हैं वो, ठीक है। उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है कि कौन से क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, राइट। सो ये चीज़, सो इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, तो आपको इंक्लूड वीडियो लेक्चर नोट्स। आपको वीडियो लेक्चर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं जो जो इसमें बोल रही हूँ, आपको जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, चाहे आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमेशा आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि जो टीचर समझा रहा है, हो सकता है मैंने वो चीज़ इस तरीके से समझाई है बट मैंने लिखी नहीं है, तो आप खुद से उस चीज़ को लिख सकते हो कि हाँ मैम ने ये चीज़ बोली थी, तो ये पॉइंट मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है इस वे से, तो आप इसको कहीं पे अपनी नोटबुक पे मार्क कर लेना, राइट। और दूसरी चीज़ आती है टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बारी किसी टीचर से पढ़ लेते हो, आप उसकी वीडियो लेक्चर देखते हो या ऑफलाइन में पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने उनके नोट्स को मैच करना है एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करनी है, क्योंकि आपने एक बारी टीचर से समझ चुका है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड आउट करने में, आपको वो चीज़ समझ आई हुई है, आपको जस्ट एक बारी गो थ्रू करना है। उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक प्यारे से नोट्स बनाने हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं कि हाँ ये मैम ने भी इम्पॉर्टेंट बोला था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। आई डोंट थिंक सो कई बच्चे 5-6 रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं कि अभी तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, अभी तो 11th में आ गए हैं, 9th के बच्चे भी कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और 12th के तो बाप रे बाप, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में नहीं जाना, आप एक टॉपिक समझने के लिए बुक्स को रखो, और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स को रखो। ज़्यादा एक ही टॉपिक को ज़्यादा तरीके से 5-6 बुक से पढ़ते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका वो टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा, चांसेस आर कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सो मेरी यही सलाह रहेगी, एक जो रेफरेंस बुक की लैंग्वेज आपको इजी लग रही है उस रेफरेंस बुक को उठा लो, या आप आपकी एनसीईआरटी इज बेस्ट, ठीक है, आप एनसीईआरटी से कर लो। एनसीईआरटी को तो हमेशा इंक्लूड करना ही करना है, दैट इज टोटली योर चॉइस, जिससे आपको समझ में आता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बेटा, आप जब उस बुक से रीड आउट कर रहे हो ना, वहाँ पे कीवर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें कर ली, सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, एनसीईआरटी एंड वीडियो लेक्चर से आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अभी आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, सबसे पहले ब्लैंक पेजेस ले लेना। ब्लैंक पेजेस मैं क्यों बोल रही हूँ, पर्सनल चॉइस, मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं। A4 साइज़ के जो ब्लैंक पेजेस आते हैं, वाइट शीट्स होती है, उसमें बहुत ही प्यारे से नोट्स बन जाते हैं। आप सिंपल ब्लू एंड ब्लैक पेन भी यूज़ करो तब भी बहुत ही सुंदर लगते हैं वो। तो आई थिंक उससे जो चीज़ आपको सुंदर लगती है ना, वो चीज़ आपको याद रखती है ज़्यादा टाइम तक, तो ये बेटर रहेगा अगर आप ब्लैंक शीट्स का यूज़ करते हो, राइट। ओके, A4 साइज शीट्स मिल जाती है। नेक्स्ट बेटा आता है कलर्ड पेन एंड हाईलाइटर।
तो आपको जब लिखना शुरू करना है, आई एम नॉट सेइंग कि 10-15 तरह के पेन ले लो और रंग ही रंग भर दो। हमने यहाँ पे होली नहीं खेलनी है, ठीक है, वहाँ पे 2-3 कलर्स आर लाइक सफिशिएंट, राइट, जो भी आपके पसंद के हैं, राइट। जैसे आप पिंक पेन रख लो एक हाईलाइट करने के लिए अच्छा सा, और एक ब्लैक पेन रख लो, बहुत ही सही रहता है। ब्लू पेन रख लो और हेडिंग के लिए एक पेन रख लो, टोटली योर चॉइस। बट ज़्यादा हौच पौच नहीं कर देना बहुत सारे पेन से, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप एक पेन रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, एक पॉइंट रखो हेडिंग्स के लिए, एक पॉइंट रखो आपको किस तरीके से चीज़ों को लिखना है, राइट। बस ये 3-4 पेन होंगे तो चलेगा, बहुत बढ़िया प्यारे से नोट्स बन जाएंगे। ओके, सो आपको कलर्ड पेन्स देख लेने हैं एंड हाईलाइटर इज योर चॉइस। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये रहा आपका नोट्स का पेज, तो यहाँ पे ये लिखते रहेंगे और हाईलाइट करने के टाइम ये बताऊँ क्या करेंगे, हाईलाइट करने के टाइम ये इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारा पेज इनका हाईलाइट हो रखा होता है। बेटा वो काम नहीं करता। हाईलाइटर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करना होता है आपने, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा पेज है, ये पूरा फिल्ड अप है, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाईलाइट्स होनी चाहिए, इतना, ठीक है। ओके, वहाँ पे 3-4 वर्ड्स एक पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग को याद तो रहे। आपका पूरा का पूरा पेज ही हाईलाइट हो जाएगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ओके, सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हाईलाइटर को यूज़ कैसे करना है। एंड अंडरलाइन की पार को मिस नहीं करना कि अंडरलाइन तो पुराना ज़माने में करते थे, अब तो हम जी हाईलाइटर यूज़ करेंगे, हम तो नए ज़माने के बच्चे, ऐसा नहीं करना। अंडरलाइन बहुत बढ़िया तरीके से, प्यारे तरीके से डेफिनेशंस के जो इंपॉर्टेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इस इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस, बस इतना सा आपको मार्क करना है, दैट्स इट, ठीक है, ताकि आपको की पॉइंट्स याद रहें उस चीज़ के, कि आपको उस डेफिनेशन में की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ओके, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज पॉइंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अभी इसी चीज़ को अगर मैं दीज पॉइंट्स को अगर मैं इस तरीके से लिख देती पैराग्राफ की फॉर्म में, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती पढ़ते टाइम कि वी कैन यूज ब्लैंक पेजेस, यू शुड राइट विथ कलर्ड पेन्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐसे हो जाती कि पढ़ना पड़ता मुझे ज़्यादा, राइट। तो आपको क्या करना है, पॉइंटर्स की फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ की फॉर्म में मैं तो इनफैक्ट आपको आपके जब आप एग्ज़ाम लिखते हो उस टाइम पे भी, जब आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे तब आपको बहुत सारे टिप्स दिए जाएंगे, उस टाइम पे भी टीचर्स को भी अच्छा लगता है अगर आपको ऑलरेडी पॉइंट्स में लिखने की आदत हो। पैराग्राफ में लिखोगे तो इतना अपीलिंग नहीं लगता, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स में चीज़ों को लिखना है, राइट, पॉइंट्स बनाने हैं उन चीज़ों के, देन उस चीज़ को हमने लिखना है, पैराग्राफ को नहीं लिखना। नेक्स्ट चीज़ आती है बेटा फ्लो चार्ट्स को बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट जैसे आप बना लो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें आप 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करो, उसका एक प्यारा सा फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो अगर फ्लो चार्ट्स को आप देखते हो ना, वहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, तभी ये चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स पे फोकस करना है, पॉइंट्स पे फोकस करना है एंड डायग्राम्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो चीज़ आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको डायग्रामेटिकली याद करो, ठीक है। तो डायग्राम्स भी विजुअलाइजेशन, विजुअल जो हमारे सेंसेस होते हैं जब वो वर्क करते हैं ना, चीज़ें हमें याद रह जाती है। एनिमेटेड वर्जन हमें याद रहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों याद रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करता है। तो आप जितना ज़्यादा प्यारी डायग्राम्स बना के साइकिल्स को याद करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा, आपको चीज़ें क्रैम कम करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इज राइट इन योर ओन लैंग्वेज। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा बच्चे ये चीज़ करते ही होंगे। तो मेरी क्या आदत है, मैं जब नोट्स बनाती थी तो मैं क्या करती थी, जैसे सपोज कर लो क्लास में टीचर कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो मुझे उस टाइम पे, चलो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ अच्छी सी बात बोली है, तो मैं उसको साइड पे ना हिंदी में ही लिख लेती थी। इसको याद करने का ये तरीका है। चलो क्लास में अगर टीचर ने बोला और आपने उस चीज़ को कैच नहीं कर पाए, आप घर गए, आपने तभी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं यहाँ पे कोई लेक्चर दे रही हूँ, अगर आप घर जाके 2-3 मिनट भी उस लेक्चर को पढ़ लेते हो ना, ठीक है, जल्दी से
से गो थ्रू कर लेते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रह जाती है ज़्यादा टाइम के लिए। ये तो साइंटिफिक चीज़ है कि आपने आज लेक्चर पढ़ा, आप आज शाम जाके, जैसे आज मैंने आपको कुछ करवाया, आप आज शाम में जस्ट 5 मिनट दे दो, उस पूरे लेक्चर की एक समरी देख लो कि मैम ने ये करवाया था। उसके बाद एक हफ्ते बाद आप फिर से देखो कि मैम ने पूरे हफ्ते में क्या करवाया था। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ब्लॉक्स बनते जाएंगे जहाँ पे चीज़ें फिट होती रहेंगी, और इससे आपकी ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट इन योर ओन लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे भी आपको पसंद है उस तरीके से अपनी लैंग्वेज में उसको याद करने के तरीके, राइट। जैसे 11th में कॉन्सेप्ट है माइनस आई प्लस आई इफेक्ट, तो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट बच्चों को नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप उसके नमोनिक्स को साइड पे लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, पंजाबी में लिख सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपने उसको इजी करके, आपका मेन मकसद क्या है सेल्फ नोट्स बनाने का, आपको बुकिश लैंग्वेज में जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ सार लिखना है, आपको सिर्फ कंक्लूजन लिखना है वहाँ पे चीज़ों का, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के पूरे पेज में मैंने ये कंक्लूड करा, ठीक है। अगर आपने एक बार उसको रीड आउट कर लिया है, कंक्लूजन उसका अपनी ही लैंग्वेज में लिख लिया है, तो जब आप उसको पढ़ोगे उसके बाद पेपर में आप इजीली उसको एक्सपैंड कर पाओगे, राइट। ओके, तो बेटा नेक्स्ट आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें कैसे याद करी जाती है, निमोनिक्स से याद करी जाती है, आपको ट्रिक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको यूज़ डेफिनेटली करना है, अपने दिमाग पे फालतू का बोझ नहीं डालना है, ठीक है। निमोनिक्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको चीज़ें जो याद ही करनी है वो आप उसको ईजी और फन तरीके से याद कर सको। तो आपको टीचर का निमोनिक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप अपना निमोनिक बनाओ, आप अपने फ्रेंड से अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई निमोनिक बनाओ, ताकि आपका निमोनिक एंड ट्रिक्स वो आपको इजी करनी चाहिए। ऐसा नहीं आप ट्रिक को भी रट्टा ही मारे, अगर आप ट्रिक को भी क्रैम ही कर रहे हो तो उससे बेटर है आप उस एक्चुअल चीज़ को ही क्रैम कर लो। हो सकता है आपको मेरी कोई ट्रिक अच्छी ना लगे, बट आप खुद से उससे भी ज़्यादा बेटर ट्रिक कर लो, बट वो वाली ट्रिक किसी और बच्चे को ना अच्छी लगे, पॉसिबल। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स उसमें लिख सकते हो। क्या होता है, एक बार ही हमें वो ट्रिक याद आ जाती है, हम राइट डाउन नहीं करते, फिर हम भूल जाते हैं उसी ट्रिक को, तो बेटर है आप उस ट्रिक को साइड पे मार्क करते रहो। नेक्स्ट इज बेटा समराइज। समराइज का क्या मतलब है, आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, यहाँ इसको माइंड मैप भी बोलते हैं, यहाँ इसको माइंड मैप भी बोलते हैं। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे अच्छे से प्यारे से नोट्स बना लिए आपने अपने चैप्टर के। आफ्टर दैट आपने एक सिंगल पेज में, एक सिंगल शीट में आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड कर देना है। जैसे ये सिंगल शीट है, अभी इसको इंक्लूड कैसे कर सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से, वैसे ये पहला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक हल्का सा लिख देना है छोटी छोटी लैंग्वेज में, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी सभी टॉपिक्स को यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, राइट। आपको बट मेन मकसद क्या है, आपको उस पेज में अपना सारा का सारा चैप्टर खत्म करना है, ओके। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, कि आप एक फ्लो चार्ट की तरह, ठीक है, जैसे ये रहा आपका मेन जो आपका चैप्टर का नेम है, देन हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे गए, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक के फर्दर ये 4 टॉपिक हैं, और इस टॉपिक के फर्दर यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है आगे, इस टॉपिक के फर्दर यहाँ पे हमारे पास 5 टॉपिक हैं, जिसमें ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में सुबह है, या बोल लो कि आपका एग्ज़ाम 2 दिन की छुट्टी थी, आपने पहले अपने लॉन्ग नोट्स को अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद आपने क्या किया, शॉर्ट नोट्स पे फोकस किया, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड होंगे आपके लॉन्ग नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में जैसे सुबह सुबह आपके 12 चैप्टर्स हैं, तो सुबह कई लोगों को पढ़ने की आदत होती है, कई लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती है, इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप रात को पढ़ के सो रहे हो, मतलब एंड पॉइंट पे जब आप लास्ट टाइम उस चैप्टर्स को देख रहे हो, आपने इन शॉर्ट नोट्स को देखना, ठीक है। तो ये अभी से बना लोगे ना, तो आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा। आपको शॉर्ट नोट्स अभी नहीं बनाने, मत बनाओ, लेकिन लॉन्ग नोट्स साथ साथ में बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट जब आप लॉन्ग नोट्स को 2-3 बारी पढ़ लोगे ना, आपको इजीली, ये तो बिना देखे आप बना सकते हो,
माइंड मैप तो बिना देखे ईजिली आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट सेल्फ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के बनाए हुए। तो मेरी एडवाइस हर एक बच्चे को रहेगी कि अभी से आदत डालो इस चीज़ की। ट्रस्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको आगे जाके कोई भी स्टडी करनी है, कोई भी स्टडी करनी है, बीट कोडिंग, बीट डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना है, कुछ भी आपको करना है, जब आप हायर लेवल पे चले जाते हो तब आपको अपनी पढ़ी हुई चीज़ें ही काम आती है, अपने बनाए हुए नोट्स ही काम आते हैं। सो अभी से उस आदत को डाल लो तो बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहोगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।